हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ एसी ओवर डीसी क्या है। और उसमें आपने देखा कि एसी जो है वो हमेशा सरफेस पर होके फ्लो करती है, जिसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए कई वायर को लपेट करके ट्विस्टेड कर करके एक मोटा वायर बनाया जाता है एसी करंट को फ्लो कराने के लिए, जबकि डीसी एक पूरे वॉल्यूम में फ्लो करती है, तो एक सिंगल वायर ही उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, एसी के साथ ही हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है कि डीसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अगली बात हमने बताया, एसी को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है डीसी के कंपैरिजन में। अगला हमने डिस्कशन किया कि एसी से बनी हुई डिवाइसेस ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, आपकी ज़्यादा मेंटेनेंस उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो उनकी लाइफ जो है लॉन्ग होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर और एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो हम बात करेंगे एसी जनरेटर के विषय में। एसी जनरेटर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, हम इसके विषय में डिस्कस करते हैं। आइए देखें एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर और एसी डायनेमो, आप इसे एसी डायनेमो कहिए या एसी जनरेटर कहिए, दोनों एक ही बात है। आइए हम देखते हैं। एन एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ए अल्टरनेटिंग एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एसी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई यूगोस्लाव साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग जनरेटर को यूगोस्लाविया के साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इसको इन्वेंट किया था, या निकोला टेस्ला ने इसको जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किया था, बनाया था। आइए इसका प्रिंसिपल देखें, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है तो कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता है। उसके चेंज होने से कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और एक करंट इंड्यूस्ड होती है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेज, the magnetic flux passing through the coil changes, and due to change in magnetic flux an induced EMF is produced in the coil, and EMF is induced in the coil till the magnetic flux changes। ये इसका प्रिंसिपल होता है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें। कंस्ट्रक्शन में देखिए इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। एक आर्मेचर होता है ABCD, एक आपका फील्ड मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ आपका, और एक स्लिप रिंग होती है R1 R2। ये R2 R1 जो है वो स्लिप रिंग होती हैं। ये R2 है, ये आपका R1 है। R1 R2 स्लिप रिंग होती हैं। B1 B2 कार्बन ब्रशेज होते हैं। ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं हम। द मेन पार्ट्स ऑफ ए डायनेमो आर एज फॉलोज। ये आपका ABCD एक आपका कॉइल है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करती है। आइए एक एक पार्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले आर्मेचर की बात करते हैं। तो ABCD ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेट करके बनाई जाती है, इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। और ये आर्मेचर अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करती है। इस कॉइल का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound over a soft iron core. It rotates in
मैग्नेटिक फील्ड अबाउट इट्स एक्सिस। मीन्स ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड करके बनाई जाती है और ये कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। इसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ओके, आइए अब सेकंड हमारा फील्ड मैग्नेट। दो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर रोटेट करता है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग। देखिए यहाँ पर ये तो फील्ड मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ। स्लिप रिंग ये होती है, एक R1 है एक R2 है। देखिए आर्मेचर का एक एंड जो है वो R1 से कनेक्ट होता है, आर्मेचर का दूसरा एंड R2 से कनेक्ट होता है और ये R1 R2 भी कॉइल के साथ रोटेट करती हैं। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती है वैसे वैसे स्लिप रिंग भी रोटेट करती हैं। तो आइए देखें स्लिप रिंग क्या है। R1 and R2 hollow metallic rings to which two ends of the armature are connected. Means R1 R2 ये दो hollow metallic rings होती हैं जिसके एक एंड से, एक रिंग से R1 से देखिए आर्मेचर का फर्स्ट एंड कनेक्टेड है, दूसरी से आर्मेचर का सेकंड एंड कनेक्टेड होता है। These rings rotates with the armature rotation of the coil. जब आर्मेचर या कॉइल रोटेट करता है तो ये दोनों रिंग भी रोटेट करती हैं। आइए ब्रशेज की बात करें। B1 and B2 आर द टू कार्बन ब्रशेज। देखिए यहाँ पर B1 है, ये B2 है, ये दो कार्बन ब्रश होते हैं। ये परमानेंटली रिंग को टच करते हैं। इनका काम ये होता है कि जो आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सटर्नल लोड सर्किट को सप्लाई करना। ओके, और कार्बन के इसलिए बनाए जाते हैं कि धीरे धीरे ये आपके रब होते हैं तो इनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स है, पाउडर है, वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, इसलिए कार्बन के बनाए जाते हैं। हालांकि ये मेटालिक स्ट्रिप भी हो सकते हैं। तो B1 and B2 आर द कार्बन ब्रशेज। दे आर केप्ट इन कंटैक्ट विद द R1 and R2 कॉन्स्टेंटली। ये कॉन्स्टेंटली R1 और R2 के कंटैक्ट में रहते हैं। इट ट्रांसफर द करंट फ्रॉम कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो B1 और B2 ब्रशेज होते हैं देखिए एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट है। एक्सटर्नल सर्किट का एक एंड B1 से कनेक्ट है, दूसरा एंड B2 से कनेक्ट है। तो जो भी करंट कॉइल में प्रोड्यूस होती है ये एक्सटर्नल सर्किट को उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके ओके, तो ये आपका रहा। अब हम देखेंगे कि इसकी एसी जनरेटर की वर्किंग और थ्योरी क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं वर्किंग और थ्योरी के विषय में। अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी और वर्किंग क्या है आपके एसी जनरेटर या एसी डायनेमो की। आइए देखें इसकी थ्योरी और वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले स्टेप हम 1 पर आते हैं, थ्योरी एंड वर्किंग। When the coil rotates, the angle between magnetic field and area vector of the coil changes. आइए देखें, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और इस कॉइल पर जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये एन कैप है। तो इस एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल थीटा है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस एरिया वेक्टर के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल थीटा चेंज होगा। मीन्स ये कॉइल पर ड्रा किया गया नॉर्मल है जिसको एन कैप हम डिनोट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, ये एंगल थीटा है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये थीटा एंगल जो नॉर्मल से या एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है ये चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज। अब जब ये एंगल चेंज होगा तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और इस कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा या एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा जिसको हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे। आइए देखें, लेट इनिशियली द प्लेन ऑफ द। अब आइए फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। इनिशियली हमने ये माना कि हमारी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मीन्स हमने ये कंसिडर किया कि इनिशियली जो हमारी कॉइल रखी हुई है वो इस तरीके से रखी हुई, ऐसी रखी हुई है। ये हमारी AB साइड है, ये हमारी CD साइड है। इनिशियली हमने परपेंडिकुलर ले रखा था। लेट इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। AB इज फ्रंट एंड CD एट द बैक। इनिशियली हमने जो है अपनी कॉइल को ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे रखा था और AB ये फ्रंट साइड थी, CD बैक साइड हमने कंसीडर किया था। AB फ्रंट साइड और CD बैक साइड। फिर इसको ऐसे रोटेट कर रहे थे हम क्लॉकवाइज। एज द कॉइल रोटेट्स AB गोज डाउन
ए बी साइड नीचे की तरफ जाएगी, ए बी साइड डाउनवर्ड जाएगी, सी डी ऊपर की तरफ आएगी। ए बी गोज डाउन एंड सी डी कम्स अप एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेज। जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो ए बी डाउनवर्ड जाएगी, सी डी अपवर्ड आएगी, और इस केस में इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। एंड ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इस कॉइल में एक ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगी। करंट डायरेक्शन ए बी में ए टू बी होगी, सी डी में सी टू डी होगी, और एक्सटर्नल सर्किट में B1 से B2 की तरफ करंट फ्लो करेगी। करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर करंट ए टू बी होगी और इसमें सी टू डी होगी। एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम B2 टू B1, एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 होगी। अब जब हम हाफ रोटेशन कॉइल रोटेट कर जाएगी, पहले ऐसे रखी हुई थी, अब हाफ रोटेशन रोटेट कर जाएगी, तो उस केस में ए बी और सी डी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। देखिए, आफ्टर हाफ रोटेशन द पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी डी आर इंटरचेंज। नाउ ए बी मूव्स अपवर्ड एंड सी डी मूव्स डाउनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम डी टू सी इन द कॉइल। जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो उस केस में पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये सी डी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन डी टू सी हो जाएगी और बी टू ए हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और एक्सटर्नल सर्किट में करंट B1 से B2 फ्लो करेगी। ओके, आइए अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में। मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाई। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल टू एन बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा एन बी ए कास थीटा। थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो फाई हो जाएगा एन बी ए कास ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखते चले हैं, थीटा 0 रख दें तो फाई की वैल्यू प्लस एन बी ए आ जाएगी। यहाँ थीटा 0 रख दिया, फाई की वैल्यू एन बी ए आ गई। यहाँ थीटा पाई बाई 2 रख दे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ थीटा पाई रख दे तो फ्लक्स माइनस एन बी ए हो जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 270 डिग्री रख दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 पाई रख दें तो प्लस एन बी ए हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे कॉइल को एक राउंड हम रोटेट करेंगे वैसे वैसे इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। पहले एन बी ए, फिर 0, फिर माइनस एन बी ए, फिर 0, फिर प्लस एन बी ए। तो एक पूरे राउंड में फ्लक्स 2 बार जो है वो मैक्सिमम होगा, 2 बार आपका 0 होगा, 2 बार 0 होगा, 2 बार मैक्सिमम होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स और एंगल के बीच में, रोटेटेड एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। जब थीटा 0 था तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, जब थीटा पाई बाई 2 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया, जब ये पाई हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट में माइनस एन बी ए हो गया, जब 3 पाई बाई 2 हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया, जब 2 पाई हो गया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो ये फ्लक्स का जो है एंगल ऑफ रोटेशन के साथ वेरिएशन हम शो कर सकते हैं। ये फाई इक्वल टू एन बी ए कास ओमेगा टी का ये ग्राफ है, फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है जब कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये फ्लक्स का वेरिएशन है। अब आइए हम देखें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे वेरी करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के वेरिएशन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे हम डिस्कस करें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी होता है, तो जगह माइनस एन बी ए डी ओवर डी टी कास ओमेगा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कास ओमेगा टी होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा E इक्वल टू प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू सब मैक्सिमम तब होगी जब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा वो उसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। इसका मतलब मैक्सिमम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एक एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, एक रोटेशन स्पीड ओमेगा पर डिपेंड करता है। आइए देखें, अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका एन बी ए ओमेगा आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री रखते जाएं, यहाँ पर 0 डिग्री रखें, पाई बाई 2 रखें, पाई रखें, 3 बाई पाई 2 रखें, 2 पाई रखें, यहाँ पर हम साइन थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ आपको मिलेगा, पाई रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस ई नॉट और 2 पाई रखेंगे 0 हो जाएगा।
मीन्स एक पूरे साइकिल में 2 बार ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी और 2 बार जो है मैक्सिमम होगी, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार निगेटिव डायरेक्शन में। ये जो ईएमएफ मिलेगा यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। क्या होगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। आइए देखें ग्राफ। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में ग्राफ है। देखिए थीटा इक्वल टू 0 पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ 0 है, π/2 पर मैक्सिमम हो गया है, पाई पर 0 हो गया है, 3π/2 पर माइनस एप्सिलॉन नॉट हो गया है, 2π पर 0 हो गया है। तो इस तरीके से कॉइल जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगी एक साइकिल में तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वेरिएशन इस तरीके से होगा। अब हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें। इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू होता है E/R, तो हो जाएगा E0 sin ओमेगा t/R, और E0/R होता है I0 मैक्सिमम करंट होती है, E0/R की इक्वल, तो I इक्वल टू हो जाएगा I0 sin ओमेगा t। अब मैक्सिमम करंट देखिए किस पर डिपेंड करेगा? I0 डिपेंड करेगा NBA ओमेगा/R पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया ऑफ द कॉइल पर और एंगुलर वेलोसिटी पर। आइए देखें फॉर्म फैक्टर पूछा जाता है क्या होता है एसी जनरेटर का। तो द रेशियो ऑफ द IRMS टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड द फॉर्म फैक्टर ऑफ द जनरेटर। किसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड करंट आपको मिलती है या अल्टरनेटिंग करंट जो मिलती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो किसी भी जनरेटर का फॉर्म फैक्टर जो होता है वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो करंट की होती है, एवरेज वैल्यू, इन दोनों का रेशियो होता है। तो द रेशियो ऑफ द वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर ऑफ द जनरेटर। उसे जनरेटर का फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा IRMS अपॉन I एवरेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी जनरेटर की स्पीड को हम बढ़ा कैसे, देखिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो एक तो नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर दें तो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कर दें तब इंक्रीज हो जाएगी, एक एरिया ऑफ द आर्मेचर इंक्रीज कर दें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एक रोटेशन इंक्रीज कर दें तो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर डिपेंड करती है। ओमेगा क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो जिस स्पीड से कॉइल रोटेट करती है वो डिसाइड करती है कि हमारे घरों में आने वाली अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज डिसाइडेड बाय द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। क्या? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। और ये तो एसी जनरेटर रहा, ऐसे डीसी जनरेटर होता है। एसी और डीसी जनरेटर में केवल डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो स्लिप रिंग यूज की जाती हैं वहाँ पर स्प्लिट रिंग यूज की जाती हैं, और दोनों में करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे एसी जनरेटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, इन तीनों में इंड्यूस्ड करंट या अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जबकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो हम डीसी मोटर में फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो एसी जनरेटर में, डीसी जनरेशन में, इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर भी एक तरह से आपका एसी मोटर होता है। इन तीनों में हम करंट की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ओके।